आप शांत हो जाओ, इधर आ जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ बताओ, कल कहाँ तक देख लिए थे हम लोग? शुरू से कौन बोला पढ़ने के लिए? चलो आ जाओ, आज लंबा क्लास है, पढ़ लेते, क्या करना है, आ जाओ। लेकिन प्रॉमिस कर, तुम क्लास एब्सेंट नहीं करेगी इस चैप्टर में, प्रॉमिस? हाँ गौरी, कल ये नहीं आई, पक्का? वह इस दिवाली की छुट्टी के पहले खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, दिवाली। तो क्लास आओगी? तुम जो एक्सक्यूज दे रही हो 4 दिन से। कौन सा कॉलेज है, हमको नंबर दो। बाकी चारों आओगी ना? फिर से रिपीट कर रही हूँ, आ जाओ। कल वैसे ज्यादा नहीं पढ़े थे, थोड़ा सा ही पढ़े थे, आ जाओ देख लेते। मेरा भी काम आसान हो जाएगा, पहला वाला लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता। चलो आ जाओ। ए लड़की इधर आ जाओ, देखो कहता है, पहले चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हम देखेंगे कि हम खुद को कैसे क्या रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया हमको अफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हमको पता रहेगा कि किस चीज से क्या डिजीज होता है, कैसे हमको हाइजीन मेंटेन करके रखना है, कैसे हमको अपना डाइट लेना है, ये सारी चीजें अगर हमको पता रहेगी तो हम क्या कर सकते हैं, खुद को हेल्दी रख सकते हैं। तो चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। कहता है human for a long time was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors। कहता है कि हेल्थ माना जाता है बहुत लंबे टाइम से कि हेल्थ वो आपका बॉडी का स्टेट या फिर वो माइंड का स्टेट है जहां पे आप क्या करते हो, ह्यूमर्स को बैलेंस रखते हो। ह्यूमर्स बोले तो ब्लड रिलेटेड चीजों को, जैसे कि आगे पढ़ोगे तुम लोग, ह्यूमरल करके आपका दे रखा है, आपके इसी चैप्टर में दे रखा है आई थिंक। इम्यूनिटी में ही दे रखा होगा। हाँ देखो यहाँ पे रहता है, जैसे कि यहाँ पे ह्यूमरल दे रखा होगा। नेक्स्ट में ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब जो ब्लड करता है, बेसिकली जो ब्लड में मिलता है उसको ह्यूमरल रिस्पॉन्स है, फिर ह्यूमरल। तो वही कहता है कि आपको क्या करना है, खुद को बैलेंस रखना है, खुद की बॉडी को बैलेंस रखना है, अपने स्टेट ऑफ माइंड को, स्टेट ऑफ बॉडी को। ये सारी चीजें ही क्या बताती है कि हम हेल्दी हैं। नेक्स्ट कहता है दिस वॉज वॉट अर्ली ग्रीक वॉज Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted. It was thought that person was black bile. Black bile वो आपका डिजीज है जिसमें आपके हाई फीवर रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फीवर रहता है। तो कहता है कि ब्लैक बाइल बिलोंग टू अ हॉट पर्सनालिटी एंड वुड हैव फीवर। अगर माना जाता है कि किसी पर्सन को ब्लैक बाइल है, इसका मतलब उसकी पर्सनालिटी क्या होगी, मतलब कहीं ना कहीं उसके बॉडी टेम्परेचर क्या होंगे, आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज्यादा होंगे, उसको फीवर होगा। दिस idea was arrived at by pure reflective thought. The discovery of blood circulation by William Harvey using experimental method and demonstration of normal body temperature in person with black bile using thermometer disapproved the good humor hypothesis of health। मतलब कहता है कि जो हमारे ये विलियम हार्वे थे, जिन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी, उन्होंने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये बताया कि अगर कोई पर्सन है, उस पर्सन को अगर ब्लैक बाइल है तो उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने गुड ह्यूमर को जो क्या किया था, उन्होंने वो डिसअप्रूव्ड किया था थर्मामीटर का यूज करके। फिर लास्ट में बहुत सालों बाद बायोलॉजी stated that mind of influence through a neural system and endocrine system our immune system and that our immune system maintain our health। मतलब बाद में बहुत टाइम बाद जब आगे जैसे जैसे क्या होते गए, आपके डिस्कवरी होते गए, वैसे वैसे ये बताया गया बायोलॉजी में कि इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है, आवर इम्यून सिस्टम एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन करता है हमारे हेल्थ को। कहीं ना कहीं जैसे कि हम लोग को कोरोना भी हुआ था, हम क्या बोलते थे कि जिसकी इम्यून स्ट्रांग है वो क्या कर लेगा, उस चीज से रिकवर कर जाएगा। तो
इम्यून कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को क्या करता है, मेंटेन करता है। अगर हमारा इम्यून कम है तो वो एंटीजन के खिलाफ क्या नहीं बनाएगा, एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, जिससे हमको क्या हो सकती है, बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। तो यही कहता है कि हमारा इम्यून सिस्टम ही क्या है, हमारे बॉडी हमारे हेल्थ को मेंटेन रखता है। हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। ऑब्वियसली माइंड और हमारे मेंटल हेल्थ क्या कर सकते हैं, हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी तुम जब बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो, बहुत ज्यादा अगर नींद तुम्हारी पूरी नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा तुम डिप्रेस्ड सा फील कर रहे हो, डिमोटिवेटेड हो, तो तुम देखना कहीं ना कहीं तुम्हारे हेल्थ कहीं ना कहीं अच्छा फील नहीं होता है, तुम उतने एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते हो, एक्टिव नहीं रह पाते हो, एनर्जी नहीं मिल पाता है, दिन भर ऐसा लगता है कि मतलब बीमार सा, मतलब ना कुछ फीवर होते हुए ना कोई बीमारी होते हुए भी तुमको अजीब सा डलनेस टाइप का फील होगा। किस वजह से? क्योंकि उस टाइम तुम्हारे स्टेट ऑफ माइंड या फिर तुम्हारा माइंड क्या है, डाइवर्टेड है, या फिर माइंड तुम्हारा परेशान है। तो वही कहता है माइंड और मेंटल स्टेट क्या कर सकता है, तुम्हारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। ऑफ कोर्स हेल्थ और भी, माइंड और मेंटल हेल्थ के अलावा भी बहुत सारी चीजें हमारे हेल्थ को क्या करती है, अफेक्ट करती है। जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर, मानो कि कोई बच्चा जन्म से ही जेनेटिकली वो क्या है, डिसऑर्डर है, तो वो भी क्या हो सकता है, मानो कि किसी को जन्म से ही कोई बीमारी पकड़ लिया है, तो वो सारी चीजों से वो क्या हो सकता है, आपके अफेक्ट हो सकता है, उसका हेल्थ अफेक्ट हो सकता है। जैसे पहला पॉइंट कहता है जेनेटिक डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी विच अ चाइल्ड इज बॉर्न, मतलब जन्म के साथ ही वो क्या लेके आया है, डेफिशिएंसी लेके आया है, आपके डिसऑर्डर्स वगैरह लेके आया है, जो कि किससे इनहेरिट हुए हैं, उसके पेरेंट्स से इनहेरिट हुए हैं। दूसरा इन्फेक्शन, बहुत टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं जिससे आप क्या हो सकते हो, आपके हेल्थ अफेक्ट हो सकते हैं। इन्फेक्शन बोले तो जैसे कि कोई भी वायरल डिजीज हो गया। इन्फेक्शियस मतलब क्या होता है, जो ट्रांसफर हो सकता है, इजिली ट्रांसमिट हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। जैसे कि अगर बाय द वे आपको कोल्ड हुआ है, कोल्ड में आप क्या होगा, मानो अगर आप स्नीज करते हो तो स्नीज करते टाइम क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आएंगे। अगर वो वाटर ड्रॉपलेट्स मानो किसी के बुक पे, किसी के पेन पे, किसी के हैंकी पे पड़ता है, और फिर दूसरा पर्सन अगर कोई हेल्दी पर्सन यूज करता है, तो वो हेल्दी पर्सन भी क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। किस वजह से? क्योंकि कोल्ड वगैरह क्या होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। एड्स वगैरह भी इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। वो बेसिकली कैसे होते हैं, बेसिकली कॉपुलेट करने से होते हैं, कॉपुलेशन के टाइम पे होते हैं। ये अपने इंजेक्शन शेयर, अगर कोई अपना निडल यूज किया है, वो इंजेक्शन वगैरह शेयर कर रहा है, उस वजह से होता है। कैंसर जो होता है वो क्या होता है, नॉन इन्फेक्शियस होता है। दो टाइप के होते हैं डिजीज, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस वो होता है जो क्या कर सकता है, एक आपके जो ऐसा पर्सन जो अफेक्टेड है उससे अगर वो इजिली ट्रांसमिट कर जाता है, किसमें, हेल्दी पर्सन में, दैट इज नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया, एड्स, HIV, आपके कॉमन कोल्ड वगैरह हो गए, तो ये सारे क्या होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं। गौरी बात नहीं करो। नॉन इन्फेक्शियस क्या होता है, जो ट्रांसमिट नहीं हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, जैसे कि कैंसर वगैरह होता है। नेक्स्ट कहता है आपकी लाइफ स्टाइल भी क्या कर सकती है, आपके हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है, आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो, अगर आप फ्रेश वाटर नहीं पी रहे हो, तो ये सारी चीजें भी आपके हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। तो देखो लिखा है लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक, मतलब जो खाना हम लेते हैं, पानी लेते हैं, वो भी अफेक्ट कर सकता है हमारे हेल्थ को। रेस्ट, तुम किस हिसाब से रेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा आपके स्लीपिंग टाइम क्या है, आपके आप कितना देर एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते हो, ये सारी चीजें अगर आप बॉडी को दे रहे हो, वो सारी बॉडी क्या करती है, अफेक्ट कर सकती है आपके हेल्थ को। अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो, प्रॉपर आप स्लिप ले रहे हो, तो आप हेल्दी रहोगे। अगर नहीं ले पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ खराब होती है। हैबिट दैट वी हैव और लैक, फिर कौन कौन सी हैबिट हमारे अंदर है, कौन कौन सी हैबिट नहीं है, प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है, इन सारे बेसिस पे अभी हम आगे देखेंगे कैसे हेल्थ हमारा अफेक्ट होता है। नेक्स्ट कहता है टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबॉडी, मतलब हेल्थ एक ऐसा टर्म है ना जो हर एक इंसान के द्वारा फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है कि हाँ मैं हेल्दी नहीं हूँ, मैं अनहेल्दी हूँ, तो ये एक टर्म है जो फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। नेक्स्ट कहता है देखो हेल्दी होने का सिंपली मतलब ये नहीं है कि तुम क्या हो, फिजिकली फिट हो या फिर तुमको डिजीज नहीं है। हेल्दी होने का प्रॉपर डेफिनेशन ये होता है ना, तुम हर तरीके से क्या होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। सोशली हेल्दी होने चाहिए, आप अपने फिटनेस, फिजिकल फिटनेस में आप हेल्दी होने चाहिए, अपने माइंड से हेल्दी होने चाहिए, आप हर एक तरीके से ओवरऑल आप क्या होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। तो आपका एनसीईआरटी यही कहता है कि हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। हेल्थ का सिंपली ये मतलब नहीं है कि आपके में डिजीज एब्सेंट है या फिर आप फिजिकली फिट हो। इट कुड बी डिफाइंड एज, आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि कंप्लीटली आप क्या होने चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए, सोशली आप परफेक्ट होने चाहिए,
मेंटली आप अच्छे होने चाहिए एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए, तो आप जाके क्या कहलाओगे कि आप हेल्दी पर्सन हो। When people are healthy, they are more efficient at work. अगर कोई सामने वाला इंसान हेल्दी है तो वो अपने काम में और ज्यादा क्या हो जाता है, एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब टुवर्ड्स द परफेक्शन, टुवर्ड्स द 100%, मतलब तुम 100% मतलब अपना वर्क क्या करोगे, अच्छे से करोगे, कोशिश करोगे कि तुम अपना काम 100% अच्छे से करो। दैट मीन्स एफिशिएंटली अपना क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। अगर तुम हेल्दी हो, अगर तुम हेल्दी हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है, इंक्रीज। अगर तुम किसी दिन हेल्दी फील करते हो तो तुम 5 घंटे ही पढ़ रहे हो ना, तो वो 5 घंटे तुम्हारे लिए क्या होता है, उस 10 घंटे के बराबर है जब तुम अनहेल्दी टाइम में पढ़ रहे हो, जहाँ पे तुम कभी डिस्टर्ब हो रहे हो, कभी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कभी तुमको ऐसा लग रहा है कि सर दर्द हो रहा है, कभी ऐसा लग रहा है कि पीठ दर्द हो रहा है, नहीं बैठ पा रहे हो बहुत टाइम तक। तो खुद को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। अब तुम लोग के बोर्ड्स वगैरह भी आ रहे हैं तो प्रॉपर डाइट लिया करो, ज्यादा हेवी खाना मत खाया करो, बाहर का नहीं खाया करो। तो खुद को हेल्दी रखोगे तो अपने काम में भी क्या रह पाओगे, एफिशिएंट रह पाओगे। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आई होप तुम लोग थोड़ा बहुत सुधर जाओ बाहर का खाने से। वैसे तो मैं भी खा लेती हूँ, हाँ, बट तुम लोग जैसा नहीं, तुम लोग जो डेली डेली चली जाती हो मोमोज की दुकान पे। हाँ, तो इसीलिए तो नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, यही रीजन है। तो वही कहता है कि आपके ये प्रोडक्टिविटी को भी क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें अगर रिजल्ट, प्रोडक्टिविटी मतलब उस चीज का प्रोडक्ट जो आ रहा है वो भी इंक्रीज हो सकता है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, आपके हेल्थ और क्या इंक्रीज कर सकता है, आपका एज इंक्रीज कर सकता है, उम्र बढ़ सकती है, आपके मरने की रेट क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो खुद को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप खुद को बैलेंस रख रहे हो, आप हेल्दी रह रहे हो, प्रॉपर डाइट ले रहे हो, नींद ले रहे हो अच्छे से, आप हर तरीके से फिट हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपकी उम्र भी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। जैसे आप ऑयली खाना वगैरह, बाहर का जंक फूड वगैरह इग्नोर कर सकते हो, थोड़ा बहुत शुगर इनटेक कम कर सकते हो, कल मैंने बताया भी था। तो इन सारी चीजों से आपके एज क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। अगर कोई सामने वाला 60 जी रहा होगा तो तुम 80 जी सकते हो, अगर तुम खुद को मेंटेन करके रखते हो। देखो लिखा भी है कि क्या क्या गुड है, अब देखो आ जाओ, गुड हेल्थ के लिए देखो क्या क्या जरूरत है, बैलेंस डाइट। अब तुम लोग को तो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ कि तुम लोग ऑयली फूड मत खाना, तुम लोग के हॉस्टल में ही मिलता होगा ये सब, तो उसमें तुम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हो। बट स्टिल फ्रूट्स वगैरह खाया करो, थोड़ा बहुत कम खाना खाया करो, फ्रूट्स वगैरह खाया करो। ज़्यादा टाइम पर बात नहीं, वैसे भी 2-3 महीने का बात है, एग्जाम आ ही जाएगा उसके बाद। ब्यूटी खाना नहीं खाती है, खाना छोड़ोगी तो फिर और बीमार पड़ जाओगी। जो भी है थोड़ा बहुत खा लिया करो, खाना छोड़ने से और ज्यादा बीमार पड़ोगी। आ जाओ, बैलेंस डाइट देखो लिख दिया, पहला ही चीज लिख रहा है कि अपने डाइट को क्या करो, बैलेंस करो। अगर मतलब डाइट को बैलेंस करने का ये मतलब नहीं कि तुम 2 रोटी खा रहे हो, बैलेंस करने का ये मतलब है कि तुम जिस टाइम पे अगर खाना खा रहे हो, तुम कोशिश करो कि अपने बॉडी को तुम सेम टाइम पे खाना पर डे दे रहे हो। एक अगर अमाउंट भी फिक्स करके रखे हो कि इतना खा रहे हो तो अप्रोक्स उतना उस अमाउंट के टाइम पे लिया करो। ये फिक्स किया करो कि रात में तुमको कब कम खाना खाना है, कब ज्यादा खाना है। जैसे रात में थोड़ा कम खाना खाया करो, मतलब एकदम कम लाइट खाना खाया करो ताकि तुम प्रॉपर सो सको प्रॉपर। जैसे आजकल की जनरेशन उल्टा करती है, हम लोग खुद करते हैं कि रात में ज्यादा खाना खाते हैं और सुबह में लाइट खाते हैं, बट ऑपोजिट किया करो, रात में लाइट खाया करो, सुबह में अपना जितना हो सके उतना आराम से खाया करो, बट रात में एकदम लाइटली खाया करो। रात में लाइटली खाओ, कोशिश करो 8-9 बजे तक खाना खा लेने की, ताकि अगर तुम 12-1 बजे तक पढ़ते हो तो उस टाइम लाइटली तुम लोग बैठ के पढ़ सको, वरना खा के तो फिर तुम लोग गुलट जाओगे। तो वो सारी चीजों को ख्याल रखा करो, तो अपने डाइट को बैलेंस रखा करो। पर्सनल हाइजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना खुद का टॉवेल, अपना टॉवेल यूज करो, अपना हैंड वॉश रखो, अपना बॉडी वॉश रखो, ये सारी चीजें एकदम अलग रखो, अपना कॉम्ब अलग रखो, अपना टूथपेस्ट, ब्रश, ये सारी चीजें को मेंटेन करके रखा करो। अपने ड्रेसेस वगैरह, अपने ब्लैंकेट, ये सारी चीजें अपने पर्सनल रखा करो। अगर नहीं भी फॉलो कर पा रहे हो तो मिनिमम 3-4 चीजें ऐसी है जो आपके खुद के पर्सनल होने चाहिए। हाइजीन मेंटेन करेगा, अगर पीरियड्स वगैरह चल रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे हैं, उस टाइम भी ख्याल रखा करो कि तुम प्रॉपर अपना बाथ ले रहे हो, प्रॉपर तुम अच्छे तरीके से अपना हर 4-5 घंटे पे तुम लोग पैड चेंज कर रहे हो। तो ये सारी चीजों का अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखा करो एंड रेगुलर एक्सरसाइज किया करो। ये तो मैं बोल ही नहीं सकती तुम लोग को पढ़ के आने का टाइम नहीं, तुम लोग एक्सरसाइज क्या करोगे।
बट इम्पॉर्टेंट है, मिनिमम हाफ आवर 45 मिनट्स मॉर्निंग में कर लो। जरूरी नहीं कि तुम मॉर्निंग में करो, अगर शाम में तुम कुछ खाए पिए नहीं हो, अगर एक टाइम अपना बना लो कि अगर मॉर्निंग करना है कि इवनिंग करना है। अगर इवनिंग कर रहे हो तो शाम में कुछ खाना पीना नहीं खाओ, आराम से अपना एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी देर 45 हाफ आवर कर लिया करो हॉस्टल के छत पे जाके। जा सकते हो ना हॉस्टल की छत वगैरह पे, अलाउ है कि नहीं है? सर को बोलो कि सर हम लोग को एक्सरसाइज करना है, हम लोग को फ्रेश एयर चाहिए। चलो आ जाओ। तो बैलेंस डाइट लिया करो, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखो, रेगुलर एक्सरसाइज किया करो, आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी बात नहीं करो, ये बहुत सारी ये इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए? हमारे गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। योगा हैज बीन प्रैक्टिस, आपको कहता है कि योगा को बहुत टाइम पहले से आपकी प्रैक्टिस किया जाता है, फिजिकली या मेंटली खुद को क्या करने के लिए? फिट रखने के लिए। कहता है अवेयरनेस अबाउट डिजीज, आपको क्या होना चाहिए? डिजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से, अगर आपको डिजीज के बारे में ही नहीं पता है, अगर आपको नहीं पता है कि आपके कॉमन कोल्ड के साथ आके आपके स्नीजिंग के साथ वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं जो जर्म्स कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से कोई हेल्दी इंसान भी अफेक्ट हो सकता है, अगर आपको ये बात पता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे खुद को मेंटेन करोगे? तो पहले किसके बारे में पता होना चाहिए? डिजीज के बारे में, हाइजीन के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में हमको पता होना चाहिए। कौन सा बैक्टीरिया अफेक्ट कर रहा है, कौन सी चीजें आपको अफेक्ट कर रही है, ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी तो आप क्या कर सकते हो? खुद को मेंटेन कर सकते हो। तो ये पूरे चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस, कौन सा प्रोटोजोन्स, कौन सा फंजाई, कौन से डिजीज को कॉज करते हैं। तो वही कहता है कि आपको किसके बारे में पता होना चाहिए? डिजीज वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, आपकी बॉडी कैसे फंक्शन करती है उसके खिलाफ वो पता होना चाहिए, उसके अफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। किसी किसी को फीवर में बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाता है, कोई कोई जल्दी रिकवर कर जाता है। तो वही कहता है कि अलग अलग इफेक्ट होते हैं अलग अलग बॉडी फंक्शंस के अकॉर्डिंग। वैक्सीनेशन के बारे में पता होना चाहिए। वैक्सीनेशन क्या होता है? इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिकली दिया जाता है कि जैसे कि वैक्सीनेशन वो है कि एंटीजन आया तो उसके खिलाफ हमको क्या बनाना है? एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी कौन बनाएगा? हमारा इम्यून सिस्टम बनाएगा। तो उसके लिए वैक्सीनेशन देना है। तो वही कहता है वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, जो भी इन्फेक्शियस डिजीज आपके बॉडी में एंटर कर रहे हैं उसके खिलाफ हम क्या करेंगे? वैक्सीनेशन। जैसे बहुत सारी वैक्सीन हमने तैयार कर ली है, पोलियो वगैरह की वैक्सीन इतनी स्ट्रांग हो गई है कि पोलियो वगैरह इन जनरल खत्म हो चुका है। या फिर चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स वगैरह, पहले स्मॉल पॉक्स की वजह से बहुत बीमारियां हुई है, तो स्मॉल पॉक्स की भी वैक्सीनेशन लगने लग गई है, वैक्सीन आ गया है, तो उसकी वजह से स्मॉल पॉक्स भी बहुत रेयरली देखने मिलता है, कम देखने मिलता है। तो ये सारी चीजें वैक्सीनेशन के बारे में पता होना चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, आप अपने वेस्ट मटेरियल को कैसे डिस्पोज करते हो आपको पता होना चाहिए। आप अगर पीरियड्स पैड जो यूज कर रहे हो उसको आप प्रॉपर तरीके से आप पहले रैप किया करो पेपर वगैरह में एंड देन डिस्पोज किया करो। तो आपको डिस्पोजल वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ वेक्टर, जो आपके आसपास में क्या है? वेक्टर है, मतलब मच्छर वगैरह है, उनके बारे में उनको कंट्रोल करने के लिए आप अपने आसपास के जो भी पानी वगैरह वाले जगह है, नाली वगैरह है, उनको साफ रखा करो, अपने रूम को साफ रखा करो, बेसिकली अपने कपड़े वगैरह साफ रखा करो। कुछ ज्यादा दिन तक बाल्टी वगैरह में भी वॉशरूम में पानी करके मत छोड़ देना कि मच्छर है। नेट वगैरह यूज किया करो मच्छर वगैरह के लिए, वेक्टर वगैरह के लिए। एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, फूड का भी ख्याल रखा करो। कोई भी बाहर का कहीं का भी वो फूड बाहर में जो लगाते हैं उन लोगों को तुम समझ रहे हो कितने सारे डस्ट जा रहे हैं, कितने सारे बैक्टीरिया जाते हैं, कितने सारे जर्म्स जाते हैं, तो जनरली अवॉइड किया करो। एंड वाटर रिसोर्सेस, आप कौन सा पानी पी रहे हो, ये नहीं कि 2 दिन 3 दिन से बॉटल में पानी पड़ा है पी लिए। तो ये सारी चीजें आपकी किसके लिए नेसेसरी है? आपके गुड हेल्थ के लिए जरूरी है। तो इफ बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि आपके गुड हेल्थ के लिए क्या क्या जरूरी है, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। डन। देखो मैं बता रही हूँ बोर्ड में लिखने का क्या तरीका है। आप देखो नीट में तो है कि डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आएंगे, एनसीईआरटी से आपको टिक करना। बोर्ड में आप देखो लिखा है बैलेंस डाइट, आप लिख सकते हो बैलेंस डाइट में अपने हिसाब से कैसे आपको फूड इंटेक करना है, कैसे क्या करना है। पर्सनल हाइजीन में लिख सकते हो कि आप कैसे अपने टॉवेल अलग रखोगे, अपने बॉडी वॉश अलग रखोगे, पीरियड्स में आप कैसे खुद को मेंटेन करोगे। तो ये सारी चीजें अगर 5 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन में जो भी आता है आप इसमें क्या कर सकते हो, हल्का अपने खुद से इलाबोरेट करके लिख सकते हो ताकि मार्क्स मिल सके। अब जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी इतना लिखा है तो आप इतना ही लिख के आओगे। आपको पता है ना मैं इतनी सारी चीजें समझा दी इसके अंदर एग्जांपल देके, तो वो सारे एग्जांपल्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने बेसिकली इंक्रीज करने के लिए। अगर 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें ये पूछता है कि गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे कैसे खुद को मेंटेन कर सकते हो, बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछ सकता है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। देन पूछ देगा आपके हेल्थ को डिफाइन करो, उसके बाद लिख देगा कि गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए, एक ही में 2-3 क्वेश्चन ऐड कर देगा, हेल्थ का डिफाइन कर देना एंड देन आप ये एलाबोरेट करके लिख देना कि कैसे आप गुड हेल्थ मेंटेन कर सकते हो।
तो इन सारी चीजों को लिख सकते हो। जैसे अब डिजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिजीज में एग्जांपल यहाँ पे करके मैं जैसे पॉइंट वाइज करके लिख दो कि पहला गुड हेल्थ के लिए क्या जरूरी है, बैलेंस डाइट, बड़ा सा हेडिंग डाल दिए बैलेंस डाइट, उसमें आप बैलेंस डाइट में लिखे कि अगर हम फिक्स कर लो अपना कितने बजे खाना खाना है, थोड़ा सा उसको इलेबोरेट कर दो। पर्सनल हाइजीन सेकंड हेडिंग डाल दिए, उसके बाद पर्सनल हाइजीन में लिख दिए कि आपके टॉवेल अलग हो, आपके सोप अलग हो, आपके ब्लैंकेट अलग हो, आपके हैंकी अलग हो। आप बेसिकली अगर किसी को वायरस है, किसी को वायरल डिजीज है, तो आप उसे थोड़े डिस्टेंस बना के रखो। डिजीज के बारे में आप डिजीज हेडिंग डाल के लिख सकते हो कि अगर कॉमन कोल्ड वगैरह वायरल डिजीज है तो उससे हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे कि एयरबॉर्न डिजीज होता है। तो ये सारी चीजें आप नोट कर सकते, मतलब लिख सकते हो आप अपने पेपर में। देखो हम लोग केवल आपको समझा सकते हैं कि ये चीजें क्या लिखी है, पेपर में आपको लिखना है, तो वो आप समझ लो। जैसे टीचर तो वही पढ़ाएगा ना जो आपका लिखा है, मैं थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ा दूंगी, वैसा थोड़ी कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो एनसीईआरटी में ऐड ऑन करते चलूंगी। वो आपको ध्यान में रखना है कि आपको पेपर में कैसे ऐड ऑन करना है उस टॉपिक में, ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है। इसलिए मैं बोल रही हूँ तुम लोग क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस पीवाईक्यू वगैरह निकाल के लिखना स्टार्ट कर दो। जो जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है पीवाईक्यू खोलो, क्वेश्चन सेलेक्ट करो कि ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये चैप्टर हो गया, वो चैप्टर हो गया, और जो भी 10 15 5 क्वेश्चन जो भी पिकअप होता है उसको टाइमर सेट करो और उसको लिखने का कोशिश करो। एंड द नेक्स्ट क्लास में लेके आ जाया करो, 10 मिनट 5 मिनट में मैं चेक कर लूंगी कि तुम लोग क्या लिखे हो, कैसे लिखे हो। जो दिक्कत होगा मैं बता दूंगी कैसे लिखा, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो पेपर वगैरह का, ताकि जिसकी थोड़ी इंग्लिश की वो ग्रामर वगैरह में दिक्कत है वो सही हो जाए। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कहता है when the functioning of one or a more organ or system of the body is adversely affected, characterized by the appearance of various signs and symptoms, we can say that we are not healthy, that we have a disease। कहता है कि अगर कोई एक ऑर्गन भी अफेक्ट होता है तो उसके बहुत सारे हमको क्या देखने मिलते हैं, सिम्टम्स देखने मिलते हैं, बहुत सारे अपीयरेंस देखने मिलते हैं। जैसे कि मानो कि आपके टाइफाइड हुआ, टाइफाइड में आपके कौन अफेक्ट होता है, एक ऑर्गन अफेक्ट होता है, कौन अफेक्ट होता है, इंटेस्टाइन अफेक्ट होता है, क्योंकि जो साल्मोनेला टाइफाई है वो फूड के थ्रू कहाँ जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। लेकिन उससे होता क्या क्या है, फीवर होगा, वीकनेस होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको हेडेक होगा, बहुत सारी चीजें होगी। तो अपीयरेंस उसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, चाहे वो ऑर्गन एक ही अफेक्ट हो रहा हो, तो उसमें हम उसको क्या बोल सकते हैं खुद को कि हम हेल्दी नहीं है, हमको क्या है, डिजीज है। डन। नेक्स्ट कहता है डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू, मैंने बताया डिजीज को दो भाग में आप डिवाइड कर सकते हो, कौन कौन से, कहाँ खोइए गौरी, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस वो डिजीज होता है, डिजीज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजिली ट्रांसमिट हो जा रहे हैं कोई भी डिजीज, जैसे कि मानो कि तुमको किसी को कॉमन कोल्ड है, किसी को फीवर है, किसी को स्नीजिंग है, अगर तुम उसके साथ बैठ रहे हो और अगर वो स्नीज करता है तो उसके वाटर ड्रॉपलेट्स अगर आसपास आ रहे हैं तो तुम भी उससे क्या हो सकते हो, अफेक्ट हो सकते हो। तो ख्याल रखा करो कि अगर किसी को बीमारी है तो वो सामने वाला अगर आपसे नहीं भी मेंटेन कर रहा है तो आप एटलीस्ट वहां से थोड़े दूर पे आके बैठ सकते हो। तो ये सारी चीजें, जिसको बीमारी है, जिसको कॉमन कोल्ड वगैरह हो रखा है, टाइफाइड वगैरह, तो इन जनरल क्लास इग्नोर किया करो, और बहुत ज्यादा नहीं है तो फिर मेंटेन रखा करो, अपने अलग अलग हैंकी रखा करो। तुम लोग भी खुद का मेंटेन रखा करो कि सामने वाले को मेरे से परेशानी ना हो। ये सारे मैनर्स होते हैं, समझते हो कि अपना हैंकी अपना यूज कर रहे हो, जब तुम खांस रहे हो तो अपने मुंह पे हाथ रख रहे हो, हैंकी रख रहे हो, तो ये सारे अपने मैनर्स होते हैं जो कि लाया करो। इन्फेक्शियस डिजीज आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस सफर फ्रॉम दिस एट द सम टाइम और अदर। कहता है इन्फेक्शियस डिजीज इन जनरल बहुत कॉमन होता है, जिसे कहीं ना कहीं हर एक इंसान सफर किया हुआ है, आपके फीवर वगैरह, आपके कॉमन कोल्ड वगैरह, आपके जो सर्दी वगैरह होते हैं उनसे। Some of the infectious disease like AIDS are fatal, कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, एड्स वगैरह, जो कि किसी किसी को होते हैं, आपके हर किसी को नहीं होते हैं। एड्स भी इन्फेक्शियस होता है। अगर किसी मेल को इन एड्स है और वो अपने फीमेल पार्टनर से कॉपुलेट करता है तो वो कहाँ चला जाएगा, फीमेल पार्टनर को भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। जब याद करो हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़े थे तो लिखा था कॉन्डम इसीलिए यूज करना चाहिए ताकि किसी को अगर HIV है, एड्स है, तो वो किसी दूसरे पार्टनर तक क्या नहीं हो जाए नहीं। इसलिए सेक्स याद करो वो भी पढ़े थे कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो सकती है, वो सारी डिजीज बहुत वायरल हो सकती है, फैल सकती है, क्योंकि इन्फेक्शियस होती है। नॉन इन्फेक्शियस क्या होता है, कैंसर होता है, जो कि क्या कर सकता है, डेथ कॉज कर सकता है। जैसे हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं, किसी कैंसर होता है तो लोग उसको अजीब नजर से देखते हैं, क्यों देखना है, वो डिजीज है,
और उससे आपको कुछ भी नहीं होगा, वो नॉन इन्फेक्शियस है। उसको हम सोसाइटी से इन जनरल लोग इग्नोर कर देते हैं, कॉर्नर कर देते हैं। क्यों कॉर्नर करना है? वो भी इंसान है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, उसको एक डिजीज है। वो बेसिकली अगर नहीं ठीक हो पाता है, डजंट मीन कि उससे आपको कैंसर हो जाएगा। कैंसर बेसिकली नॉन इन्फेक्शियस होता है, जिसको हुआ है उसका अगर एक्सट्रीम कंडीशन है, सीवियर केस है, तो डेथ हो जाएगी। ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ। ड्रग और आपके अल्कोहल क्या होते हैं, ये भी आपके हेल्थ को क्या कर सकते हैं। देखो कोई भी चीज, मैंने कल एक पॉइंट बोली थी कि कोई भी चीज एक्सेस में लेने से क्या होता है, पॉइजनस होता है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज पॉइजनस। कोई भी चीज अगर आप एक्सेस में कर रहे हो तो पॉइजनस है। अल्कोहल आपके जरूरी नहीं कि आप डेली कंज्यूम, मतलब हैबिट में नहीं होने चाहिए। अगर साल में एक बार पार्टी वगैरह में जनरली लोग कंज्यूम करते हैं तो ओके है, ठीक है, नहीं भी ठीक है, पता नहीं जो भी हो, बट वो हैबिट में नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे हैबिट में डेली एक मोमोज खाना भी है ना, तो वो तुम्हारे लिए क्या हो सकता है, पॉइजन हो सकता है, वो तुम्हारे लिए जहर हो सकता है एक टाइम पे जाने के बाद। जरूरी नहीं कि अल्कोहल ही जहर होता है, अल्कोहल ही तुम्हारे हेल्थ को खराब करता है। एक मोमोज, एक तुम्हारा गोलगप्पा भी, अगर कोई भी चीज एक्सेस में तुम कंज्यूम कर रहे हो, तुम्हारे हेल्थ को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज पॉइजनस। तो ख्याल रखा करो इन सारी चीजों का। चलो आ जाओ इधर, देखो यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक तो बेसिक सदा। आ जाओ देखते हैं, अब यहाँ से थोड़ा बहुत स्टार्ट होगा आप लोग का। कहता है वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया। बताओ, ये कहता है कि ये सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये प्रोटोजोन्स, हेलमिंथिस, प्लैटीहेलमिंथिस एंड एस्केलमिंथिस, मिंथिस वगैरह जो भी हैं, ये सारे क्या कर सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं। किसमें? ह्यूमन बीइंग में, या फिर आपके एनिमल्स में, जो भी हो। मैन में बेसिकली हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैन को ही कंसीडर करेंगे। तो ये सारे क्या कर सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं। और इन सारों को, जो डिजीज हमें कॉज करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। पैथो को लिखा है, सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। पैथोजेंस के बारे में पूछेगा तो लिख देना, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स, फंजाई, हेलमिंथिस, ये सारे को हम क्या बोलेंगे, पैथोजेंस बोलेंगे। मोस्ट पैरासाइट आर देयरफॉर पैथोजेंस एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम। कहता है कि बहुत सारे पैरासाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। किसके लिए हार्मफुल होंगे वो? अगर पैरासाइट है तो कहीं ना कहीं उनके होस्ट बॉडी होगी, होस्ट बॉडी को ही वो हार्म पहुंचाएंगे। तो होस्ट बॉडी को हार्म पहुंचाएंगे तो वो होस्ट बॉडी के या तो लिव इन, मतलब या तो उसके बॉडी के अंदर रहते होंगे, या तो क्या रहते होंगे, बाहर। मतलब एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट की बात करता है। लिव इन में है, इन की बात करता है तो एंडोपैरासाइट है, और अगर आउट में ऑन पे है तो उसको क्या बात करता है, एक्टोपैरासाइट। तो ये सारे किसको वो हार्म कर सकते हैं, अपने होस्ट बॉडी को अपने हार्म कर सकते हैं। कहता है द पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन। कहता है कि पैथोजेंस हमारे बॉडी में अलग अलग मेथड से, अलग अलग तरीके से क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, एंड इंटरफेयर विथ नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। और वो मल्टीप्लाई करके हमारे लाइफ नॉर्मल एक्टिविटी में इंटरफेयर करके क्या कर सकता है, हमारे फिजिकल अपीयरेंस को, हमारे मॉर्फोलॉजी को चेंज कर सकता है। जैसे बीमार दिखने लग जाते हैं, अजीब सा चेहरा हो जाता है, बेसिकली डल टाइप का, आंखें अंदर चली जाती है थोड़ी बहुत, तो फंक्शनल डैमेज भी कर सकता है। जो भी आपके फंक्शन वगैरह उनको भी क्या कर सकता है, वो डैमेज कर सकता है पैथोजन। ये देखो कितनी प्यारी लाइन लिखी है, पैथोजन हैव टू अडॉप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरमेंटल ऑफ द होस्ट। पैथोजन को क्या करना होगा, होस्ट बॉडी के अंदर जाके अडॉप्ट करना होगा था। अब मानो कि पैथोजन एंटर तो किया, वो हमारे बॉडी में जाके सर्वाइव ही नहीं किया, तो वो डिजीज नहीं कॉज करेगा। तो पैथोजन अगर डिजीज कॉज कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हमारे एनवायरमेंट, हमारे अंदर, हमारे अगर अंदर में है, हमारे बॉडी के अंदर, तो वो क्या कर चुका है, वहां पे अडॉप्ट कर चुका है। तो वही कहता है पैथोजन हैव टू अडॉप्ट द लाइफ विद इन द एनवायरमेंटल ऑफ द होस्ट। कहता है फॉर एग्जांपल द पैथोजन, जैसे एक एग्जांपल है कि हमारे, मानो कोई एक पैथोजन जो हमारे गट के थ्रू, हमारे इसोफेगस के थ्रू कहाँ जा रहा है, हमारे स्टमक में जा रहा है, तो उसको पता होगा कि हमारे स्टमक, उसको नहीं भी पता होगा तो उसको कहीं ना कहीं सर्वाइव करना होगा कि हमारे स्टमक का पीएच क्या है, एसिडिक पीएच है।
तो वो कहीं ना कहीं उस एसिडिक पीएच में क्या कर जाता है, अडप्ट कर जाता है, तब जाके हमको स्टमकल जो भी स्टमक से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो भी डिजीज होती है वो कॉज कर पाता है, क्योंकि वो अडप्ट कर जाता है। तो वही कहता है कि पैथोजन जो एंटर कर रहा है हमारे गट से, मस्ट नो, उसको पता होगा कि वो आपके स्टमक में लो पीएच होते हैं, उसमें उसको कैसे सर्वाइव करना है, एंड रेजिस्टेंट द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, और उसको बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम से कैसे बच के रहना है। जैसे बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे स्टमक में रिलीज होंगे, सिक्रीट होंगे, तो उससे उसको कैसे बच के रहना है उसको पता होगा, वो अडॉप्ट कर जाता है। A few representative member from the different group of a pathogenic organism are discussed here। बहुत सारे पैथोजेनिक मेंबर ऑर्गेनिम्स का नाम डिस्कस किया गया है उसके डिजीज के साथ, कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस, कौन सा डिजीज कॉज करता है। ये सारे आपके नीचे दिए गए, अभी हम लोग पढ़ेंगे। कहता है प्रिवेंशन भी दे रखा है कि आप उससे कैसे बच सकते हो, ये भी दे रखा है। कंट्रोल मेजर भी थोड़ा बहुत आपके नीचे में क्या किए गए, डिस्कस किए गए हैं कि उस डिजीज से आप कैसे क्या कर सकते हो, प्रिवेंशन पा सकते हो, कैसे बच सकते हो, बचाओ भी नीचे में लिखा हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ से अब आपका याद करने वाला पोर्शन स्टार्ट होता है कि कौन सा बैक्टीरिया है, पूछता है बोर्ड में। यहाँ से कौन, पहले क्वेश्चन पूछेगा कौन सा बैक्टीरिया, वो जैसे टाइफाइड लिख दिया तो वो पूछेगा टाइफाइड कौन कॉज करेगा, तो साल्मोनेला टाइफाइड। उसके बाद मेन उसका पूछता है कि उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो सिम्टम्स ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आप उससे कैसे आप कर सकते हो, या फिर ये पूछेगा कौन सा टेस्ट से पता चलता है। जैसे टाइफाइड आपको विडाल टेस्ट से पता चलता है कि आपके है। तो इन सारी चीजें के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आ जाओ देखते हैं। पहला पढ़ना है बैक्टीरिया से रिलेटेड। ये बैक्टीरिया है ना, साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है। साल्मोनेला, या आप लिखते जाना, हाईलाइट करते जाना जो भी बैक्टीरिया के नाम आएंगे। साल्मोनेला टाइफाइड इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम which cause typhoid fever in human being। साल्मोनेला टाइफाइड क्या होता है, एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है जो क्या कॉज करता है, टाइफाइड कॉज करता है, बेसिकली हाई फीवर वगैरह होना ह्यूमन बींग्स में। दिस पैथोजन जनरली, ये पैथोजन, ये भी पूछेगा कि ये पैथोजन हमारे कहाँ एंटर करता है और कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है। तो बेसिकली हमारा जो साल्मोनेला टाइफाइड है वो कहाँ एंटर करता है, हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइन को हमारे क्या करता है, अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हाई फीवर रहता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं, आपके हेडेक रहता है, बहुत सारी चीजें होंगी। अगर बहुत सीवियर केस आता है तो उस सीवियर केस में क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइनल, सीवियर मतलब बहुत एक्सट्रीम कंडीशन आता है जब आपका टाइफाइड नहीं सही होता है, तो उस केस में क्या होता है, परफोरेशन। परफोरेशन मतलब छोटे छोटे पोर्स क्रिएट हो जाएंगे इंटेस्टाइन में, और उसकी वजह से क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। टाइफाइड से भी क्या होती है, लोगों की डेथ होती है अगर वो सीवियर केसेस है तो कहता है कि दिस पैथोजन जनरली एंटर करते हैं किसमें, हमारे स्मॉल, ध्यान रखना है स्मॉल, केवल इंटेस्टाइन नहीं ध्यान रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन ध्यान रखना, क्योंकि आगे चल के पढ़ेंगे एक लार्ज इंटेस्टाइन में भी डिजीज कॉज होता है। तो ये ध्यान रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं। किसके थ्रू एंटर करेंगे, जो भी आप रोड का खाना, सड़क का खाना खाते हो, फूड और वाटर कंटामिनेटेड, या फिर आप अगर 2 3 4 5 दिन का गंदा सा पानी पी रहे हो उस वजह से। एंड माइग्रेट, और वो क्या कर जाते हैं, अदर ऑर्गन में भी माइग्रेट कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, क्योंकि ब्लड तो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। उस कंडीशन में आपको कौन कौन से सिम्टम्स देखने मिलेंगे, हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस में लिखा है। हम लोग जनरली जो 102, तुम लोग 103 मेजर करते हो, वो फ़ारेनहाइट में मेजर करते हो। वीकनेस फील हो सकता है आपको, स्टमक पेन होगा, कंस्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख लगने की क्षमता मर जाएगी, भूख नहीं लगेगा आपको। आर सम द कॉमन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है इस डिजीज के। कहता है इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइन में अगर परफोरेशन हो जाएगा, एंड डेथ भी हो सकती है सीवियर केसेस में, एक्सट्रीम केसेस में, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। अब तुम बताओ इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, फूड को ऑब्जर्व करना, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या कर लेना, ऑब्जर्व करना। अब वो परफोरेशन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वेस्ट मटेरियल भी तो सब बाहर निकल जाएगा, मतलब वो हमारे अच्छे से क्या चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, डाइजेस्टेड चीजों को, तो उससे क्या होगी, कहीं ना कहीं डेथ हो जाएगी आफ्टर सम टाइम। कहता है टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय, टाइफाइड आपको फीवर है कि नहीं है ये कंफर्म किया जाता है विडाल टेस्ट से, कंफर्म बाय विडाल टेस्ट। कहता है एक बेसिकली एक कुक थी जिनका नाम क्या था, मैरी मेलोन, बाद में उनका नाम क्या पड़ गया, बाद में उनका नाम पड़ गया टाइफाइड मैरी, क्योंकि उन्होंने, जैसे वो कुक थी तो वो बहुत सारे लोगों के घर में खाना बनाती थी, तो उनको टाइफाइड, तुमको पता है टाइफाइड क्या होता है, वायरल डिजीज हो सकता है। जैसे टाइफाइड बेसिकली
किसी को हाई फीवर है, किसी अब वो खाना बना के दे रही हैं, अब वो खुद बीमार है तो किसी और को भी क्या कर सकती हैं, डिजीज कॉज हो सकता है, क्योंकि उसमें आपको स्नीजिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में आपके जम्स वगैरह आते हैं तो वो किसी और के भी बेसिकली किसी और को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो वही कहते हैं मैरी मैलोन एक बेसिकली कुक थी जिन्होंने प्रोफेशनल कुक थी जो क्या करती थी, जो टाइफाइड की कैरियर थी। कैरियर मतलब क्या होता है, जो डिजीज जिसके पास डिजीज है और जो क्या कर सकता है आगे किसी और को ट्रांसमिट कर सकता है उसको हम कैरियर बोलते हैं। हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर द सेवरल ईयर थ्रू द फूड सी प्रिपेयर, जो वो खाना बनाती थी उसके थ्रू बहुत लोगों को क्या हो गया, टाइफाइड हो गया, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, टाइफाइड मैरी है, मैलोन टाइफाइड मैरी। यहाँ तक डन। एक हम लोग बैक्टीरिया का नाम देख लिए, साल्मोनेला टाइफाइड, जो आपके इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, उसकी वजह से आपको क्या होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स देखने मिलते हैं। नेक्स्ट देखो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। निमोनिया किसको हमारे अफेक्ट करेगा बताओ, हमारे लंग्स एल्वियोलाई को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। उस एल्वियोलाई में बेसिकली फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, फ्लूइड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, बेसिकली बिल्कुल भी सांस नहीं आता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। देखो कहता है कि ये निमोनिया कॉज करेगा इन विच इन्फेक्ट द, किसको अफेक्ट करेगा बताओ, इन्फेक्ट करेगा किसको, एल्वियोलाई को ऑफ द लंग्स, लंग्स के एल्वियोलाई को। पता है ना स्ट्रक्चर, तो 12th क्लास में देखे हो गए, ये 11th क्लास में, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्सरी ब्रोंक्यूल एंड लास्ट में आपके क्या हो जाते हैं, ये एयर बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई में क्या फील्ड हो जाएगा, आपके फ्लूइड फील्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके सांस वगैरह लेने में दिक्कत हो जाएंगे, क्योंकि फ्लूइड फील्ड हो चुका है। तो यहीं पे आपके क्या होते हैं, O2 आते हैं हमारे एनवायरमेंट से, CO2 हमारा बॉडी देता है, तो यहीं पे ये क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, तो इस एक्सचेंज में दिक्कत हो सकती है। कहता है एज रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन, जैसे इस इन्फेक्शन का क्या रिजल्ट होगा कि एल्वियोलाई किससे भर जाएगा, फ्लूइड से भर जाएगा, जिससे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, किसमें, रेस्पिरेशन में, सांस लेने में। क्या होगा इस सिम्टम्स में, फीवर्स होंगे, चिल्स, कफ, हेडेक। देखो अगर कुछ नहीं समझ में आता है तुम लोग को, मतलब ध्यान नहीं रहता है, बाय द वे कभी एग्जाम में भूल जाते हो, तो फीवर और कफ, हेडेक, ये तो हर चीज में मेंशन कर देना, हर में लिख देना, फीवर होगा आपका, कफ वगैरह होगा, तो ये सारी आप लोग हर एक उसमें मेंशन कर देना कि होगा। पानी का बॉटल है, पानी लेके आओ तो। हाँ, तो कुछ नहीं समझ में आए तो सब में क्या लिख देना, अपना लिख देना कि फीवर है, कफ होगा आपको, चिल्स मतलब कि काफी ठंडा लगेगा, बॉडी बेसिकली सीवर करेगा, तो ये सारी चीजें आपके होते हैं। आप हेडेक वगैरह होगा, बट कोशिश करना कि याद कर ही लेना। कहता है सीवियर केस में क्या हो जाते हैं, लिप्स और फिंगर के कलर चेंज हो जाते हैं, ग्रे से किस में टर्न हो जाता है, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है सीवियर केसेस में। अ हेल्दी पर्सन acquired the infection by inhaling, देखो एक हेल्दी पर्सन कैसे इस एक्वायर कर सकता है इस इन्फेक्शन को, इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एरोजल रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। मानो कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन ने स्नीज किया, उसके एयर ड्रॉपलेट्स आपके पेन पे, आपके बुक पे, आपकी कॉपी पे, जो भी चीजों पे आए और वो आप यूज किए, तो उससे क्या हो सकते हो, आप अफेक्ट हो सकते हो। शेयरिंग ऑफ द ग्लासेस, अगर आपने किसी के साथ, वो सेम इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आपने ग्लास शेयर किया, अपने बर्तन यूटेंसिल्स वगैरह शेयर किए, तो आप क्या हो सकते हो, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग भी अफेक्ट हो सकता है। और भी कहते हैं डायसेंट्री, प्लेग्यू, डायफ्टेरिया, ये सारे भी क्या होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। डिप्थीरिया वगैरह में मैंने बताया था आपका रिलेटेड होता है किससे, इस निमोनिया से ही रिलेटेड होता है। प्लेग्यू बेसिकली आपका निमोनिया वगैरह से रिलेटेड होता है। डिप्थीरिया वगैरह में लूज मोशंस वगैरह होते हैं।
डाइसेंट्री, दो टाइप के डाइसेंट्री होते हैं, अभी आगे चल के पढ़ेंगे। इसमें सिंपल डाइसेंट्री है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। आगे में एमियोबेसिस लिखा हुआ है जो बेसिकली वायरस की वजह से होता है, फंजाई की वजह से। तो एक बार चेक कर लेंगे। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के बारे में कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या कॉज करता है, आपके निमोनिया को कॉज करता है। बैक्टीरिया का नाम ध्यान रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई एंड आपका हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई क्या कॉज करेगा, निमोनिया कॉज करेगा। निमोनिया में क्या कौन अफेक्ट होगा, आपका लंग्स अफेक्ट होगा। लंग्स का बेसिकली एल्वियोलाई अफेक्ट होगा जिसकी वजह से हाई फीवर ये सब हो सकता है, चिल्स वगैरह, कोल्ड वगैरह, हेडेक वगैरह हो सकते हैं। पानी नहीं लाई, चलो आ जाओ। देखो तो वो डाइसेंट्री, प्लेग्यू, डिप्थीरिया ये सारे क्या होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। डाइसेंट्री में बेसिकली आपके इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन इन्फेक्ट होता है, बेसिकली आपके कंस्टिपेशन वगैरह में दिक्कत आती है, ये सारी चीजें होती है आप लोग को, बैक्टीरियल डिजीज है। अब आ जाओ वायरस के बारे में देखते हैं, वायरल डिजीज कौन कौन से हैं। मेनी वायरस ऑल्सो कॉज डिजीज, हाँ हम लोग यहीं से पढ़ना है ना हम लोग को। कहता है आ जाओ, मेनी वायरस ऑल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग, बहुत सारे ऐसे वायरस है जो क्या करते हैं, ह्यूमन बींग में भी डिजीज कॉज करते हैं। राइनो वायरस, राइनो वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस, एक बड़ा सा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या आते हैं, वायरस आते हैं। तो राइनो वायरस रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरस which cause one of them most infectious human element the common cold। जैसे कि वो क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ वायरस है इसके अंदर और सारे भी वायरस आते हैं, ये क्या कॉज कर सकता है, कॉमन कोल्ड कॉज कर सकता है, मतलब बेसिकली सर्दी वगैरह होना था। इन आपके क्या करेंगे, नोज को इन्फेक्ट करेंगे। एंड ध्यान रखना लंग्स को इन्फेक्ट करना, रेस्पिरेटरी पासेज को इन्फेक्ट करना, और दोनों में डिफरेंस है। लंग्स को इन्फेक्ट करना मतलब किसको, बेसिकली यहाँ पे देखो लंग्स को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है। कॉमन कोल्ड होने से ऐसा थोड़ी है कि तुमको पूरे लंग्स में तुम सांस नहीं ले पाते हो, बिल्कुल भी ऐसा होता है कि नेजल पासेज आपके नहीं होते, जैसे आप थोड़े टाइम के लिए आप अपने मुंह से सांस ले लेते हो, तो ये सारी चीजें होती है। तो ध्यान रखना, पीछे में हम लोग पढ़े निमोनिया में क्या होता है, लंग्स अफेक्ट होता है, लंग्स आपके बेसिकली हार्म होते हैं। लेकिन यहाँ कॉमन कोल्ड में कौन होता है, नोज वगैरह आपके बेसिकली ये होते हैं, नोज से आपके सांस नहीं आते हैं। रेस्पिरेटरी पैसेज, जो आपके पैसेज हैं वो क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, लेकिन लंग्स नहीं होता है। तो ध्यान रखना कॉमन कोल्ड में लंग्स अफेक्ट नहीं होता है, इनफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट कहता है द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द नेजल कंजंक्शन, आपको सांस लेने में तकलीफ होगा, नाक आपका बेसिकली बंद रहेगा, एंड डिस्चार्ज हो सकते हैं, अगर नाक खुला है तो पानी निकल सकता है, डिस्चार्ज वगैरह हो सकते हैं। शॉर्ट थ्रोट, आपके गले में क्या रहेगा, खराश रहेगा अगर कॉमन कोल्ड है तो। हॉर्न हॉर्सनेस मतलब कि वीकनेस फील होगा, कमजोरी फील होगा। कफ रहेगा, हेडेक होगा, टायर्डनेस बेसिकली थकान महसूस होगा, ये सारे होंगे। जनरली ये कितने दिन होते हैं, 3 से 7 दिन के बीच का ये होता है। एक बार अगर कॉमन कोल्ड हो गया तो 3 से 4 दिन तो मिनिमम लग जाता है ठीक होने में। ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम द कफ एंड स्नीज, जो तुम लोग छींक रहे हो उसमें जो वो जो ड्रॉपलेट है वो अगर इन्फेक्टेड पर्सन का, वो किसी और को भी क्या कर सकता है, ट्रांसमिट करके किसी और को भी आपके डिजीज कॉज करा सकता है। तो वही कहता है आइदर इनहेल्ड और डायरेक्टली ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज पेन, आपके पेन, बुक, कप्स, डोर नॉब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीजों पे अगर आपने जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर उसने स्नीज किया है या फिर आपके उन्होंने वो कफ है उनको, तो ये सारी चीजों पे उनके वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे और वो किसी और को भी क्या कर सकते हैं, कैन इन्फेक्शन इन अ हेल्दी पर्सन, कैन कॉज इन्फेक्शन इन अ हेल्दी पर्सन, वो किसी हेल्दी पर्सन में भी क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो खुद का ख्याल रखना, अगर किसी को कॉमन कोल्ड वगैरह है तो खुद भी वो दूर रहेगा, बाकी
तुम लोग भी अपना मेंटेन करने की कोशिश करना उससे, ताकि तुम लोग को ना हो, क्योंकि ये क्या है, वायरल डिजीज, और वायरल डिजीज क्या होते हैं, एयर के थ्रू बेसिकली पास होते हैं, हो जाते हैं। देन आ जाओ, आप प्रोटोजोन से देखते हैं, बैक्टीरिया देख लिए, वायरस देख लिए, अब प्रोटोजोन से देखते हैं। कहता है सम ऑफ ह्यूमन डिजीज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स टू, प्रोटोजोन से भी क्या होते हैं, ह्यूमन डिजीज होते हैं। जैसे कि आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्रोटोजोन्स होता है। तो भाई कहता है heard about malaria, a disease man have been fighting since many years, बहुत टाइम से लोग मलेरिया से क्या हो रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। प्लाज्मोडियम अ टाइनी प्रोटोजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज, तो मलेरिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल है। डिफरेंट प्लाज्मोडियम कैसे वो करता है, डिवाइड करता है, जैसे अमीबा बाइनरी फिजन करता है ना, तो प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन करता है। बाइनरी फिजन मतलब उसकी बॉडी दो भाग में टूटेगी, और मल्टीपल फिजन मतलब वो जब डिवाइड करेगा तो उसकी बॉडी के बहुत सारे फ्रैगमेंट होंगे, बहुत सारे बेसिकली यंग वंस होंगे। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, अलग अलग स्पीसीज होती है प्लाज्मोडियम की, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरिया हो गया, प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम हो गया। तो ये अलग अलग आपकी स्पीसीज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग टाइप के क्या करने के लिए, मलेरिया को कॉज करने के लिए। ऑफ दिस मैलिग्नांट मतलब सबसे खतरनाक, मैलिग्नांट मतलब सबसे डेंजरस जो मलेरिया होता है, कॉज बाय द प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम इज मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन बी द फैटल। तो कहता है कि ये क्या हो सकते हैं आपके, लिख लो, मैलिग्नांट मतलब बहुत डेंजरस होता है, नोट करो। लिख लिए, डन। देखो तो कहता है कि मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम जो स्पीसीज है वो सबसे खतरनाक होती है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। फैटल बोले तो कैन कॉज डेथ, ये कैन इवन बी द डेथ, फैटल का मतलब डेथ होता है, डेथ लिख लो अगर चाहो तो, पता ही होगा। नेक्स्ट आ जाओ, कहता है लेट अस टेक अ ग्लांस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अच्छा पहले ये समझ लो कैसे इन्फेक्ट करता है बेसिकली आपके मलेरिया वगैरह कैसे होते हैं। डायग्राम को पहले डायग्राम समझते हैं, उसके बाद समझ लेंगे थ्योरेटिकल पार्ट। हाँ आ जाओ, देखो बात नहीं करो। When the mosquito bites another human, sporozoites are injected with bite। कहता है कि जैसे ही कोई मच्छर किसको आपके काट बाइट करता है, ह्यूमन बींग को बाइट करता है, वो अपना उसके स्पोरोजॉइट्स मतलब उसके स्पोर्स वाले स्टेज जो होते हैं उसके गट में प्रेजेंट रहते हैं, वो उससे सैलिवरी ग्लैंड में बेसिकली सलाइवा के साथ मिक्स होते हैं। तो जैसे ही वो क्या करता है, किसी पर्सन को बाइट करता है, वो अपने स्पोरोजॉइट्स उसमें क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। स्पोरोजॉइट्स ट्रांसफर करते ही वो स्पोरोजॉइट्स कहाँ एंटर कर जाते हैं, लीवर में चले जाते हैं। किसके थ्रू चले जाते हैं, ब्लड के थ्रू चले जाते हैं। वो बेसिकली स्पोरोजॉइट्स एक पैरासाइट होते हैं। अब जैसे ही वो लीवर में क्या हो जाएंगे, अपना नंबर डिवाइड करेंगे, रैपिड डिवीजन करेंगे, वो डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके वो क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे इसको ब्रस्ट आउट करके। लिखा होगा देखो नीचे में लिखा हुआ है कि लीवर के सेल को आपके ब्रस्ट आउट करके बाहर निकलेंगे। कहते हैं पैरासाइट रिप्रोड्यूस, ये जो पैरासाइट है स्पोरोजॉइट्स है, ये रिप्रोड्यूस करेगा। कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, असेक्सुअली, ऑब्वियसली असेक्सुअली करेगा। उसको रैपिड डिवीजन करना है, असेक्सुअल डिवीजन करेगा किसमें, लीवर से। ये लीवर सेल है बेसिकली,
लिखा है लीवर सेल है, ब्रस्टिंग द सेल एंड द रिलीजिंग इनटू द ब्लड। और फिर वो जब बहुत ज्यादा उनका नंबर बढ़ जाएगा तो ये यहाँ से भी फट के बाहर निकल जाएंगे और किस में रिलीज हो जाएंगे, ब्लड में। फिर वो कहाँ चले जाते हैं, आरबीसी में चले जाते हैं। देखो फिर जो आपके बाहर निकले हैं वो ब्लड के थ्रू कहाँ एंटर करते हैं, ये हमारा आरबीसी है, ये आरबीसी में एंटर किया। आरबीसी में भी देखो पहले नंबर्स इंक्रीज किया, नंबर इंक्रीज करने के बाद ये ब्रस्ट आउट हुआ और यहाँ पे फिर इसके क्या निकल गए, स्पोरोजोइट्स फिर बाहर निकल गए। अब देखो इसी रेड ब्लड सेल में आरबीसी में क्या होता है, इनका सेक्सुअल स्टेज होता है। जैसे कि ये स्पोरोजोइट्स क्या हो जाते हैं, ये स्पोर्स किस में डेवलप्ड हो जाते हैं, फीमेल और मेल में डेवलप्ड हो जाते हैं। गैमेटोसाइट्स मतलब अपने गैमेट का क्या कर लिए, फॉर्मेशन कर लिए। अब मानो दूसरी फीमेल मॉस्किटोस पे क्या की, उसी मैन पे दूसरी फीमेल क्या की, बैठी और वो ब्लड सक की। तो जैसे ही वो ब्लड सक करेगी ये गैमेट्स किसके थ्रू, उस ब्लड के थ्रू कहाँ चला जाएगा, इस फीमेल में चला जाएगा। तो फीमेल मॉस्किटो टेक अप गैमेटोसाइट्स विद द ब्लड मील, वो ब्लड मील के साथ अपने ब्लड के खाने के साथ क्या कर लेगी, उस गैमेटोसाइट्स को एक्सेप्ट कर लेगी एंड देन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उस फीमेल मॉस्किटो के बॉडी में। तो देखो फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ किसके अंदर, मॉस्किटो के गट में हुआ और फिर वो सलाइवरी ग्लैंड के साथ फिर वो मिल जाते हैं, फिर वो ट्रांसफर हो जाते हैं। समझो पूरा प्रोसेस समझो क्या है। एक मॉस्किटो बाइट किया एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, बाइट किया अपने उसके गट्स में, उसके सलाइवरी ग्लैंड में। देखो ये सलाइवरी ग्लैंड है ना, इसमें ये क्या प्रेजेंट है, ये स्पोरोजोइट्स है। तो ये सारे स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो वो किस में रिलीज कर देता है, ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में वो एंटर ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, लीवर में। लीवर में वो कंटिन्यूअसली वो क्या करते रहेगा, डिवाइड करता रहेगा। डिवाइड करते करते वो ब्रेस्ट आउट कर देगा, उस सेल को बाहर निकलेगा, फिर ब्लड के थ्रू वो किस में पहुंचेगा, आरबीसी में। आरबीसी में भी सेम चीज करेगा, डिवाइड करेगा और आरबीसी के सेल को तोड़ करके वो बाहर निकलेगा। और बाहर निकलने के बाद फिर वो क्या करेगा, रेड ब्लड सेल में रेड ब्लड सेल में ही अपने गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट। जैसे स्पोर्ट्स क्या बना लेंगे, ये अलग अलग स्पोर्ट्स है, तो ये अलग अलग स्पोर्ट्स मेल और फीमेल गैमेट में क्या कर जाते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं। और ये इसी को हम गैमेटोसाइट्स बोलते हैं। अब कोई फीमेल मॉस्किटो क्या की, उस सेम ह्यूमन बीइंग पे बैठी और ब्लड को सक की, तो उसको फिर वो वहां से क्या कर लेगी, अपने ब्लड के थ्रू, मानो तो ब्लड में प्रेजेंट है उसका गैमेटोसाइट्स, तो ब्लड कंज्यूम करेगी तो उसके ब्लड के साथ ही क्या आ जाएगा, इस आपके उसके गैमेटोसाइट्स भी आ जाएंगे। और जैसे ही वो गैमेटोसाइट्स आ जाएंगे उसके गट में, फीमेल मॉस्किटो के गट में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर डेवलपमेंट होगा, फिर इसको सलाइवरी ग्लैंड में क्या प्रेजेंट हो जाएंगे, स्पोरोजोइट्स। फिर नेक्स्ट प्रोसेस वही रिसाइकल होते जाएगा। तो ये ह्यूमन होस्ट में होता है, ह्यूमन होस्ट मतलब हमारे बॉडी में होता है। और ये किस में होगा, तो ध्यान रखना ह्यूमन होस्ट में वो कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, असेक्सुअली। और अपने मॉस्किटो होस्ट में कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है तो सेक्सुअली। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। डन, कोई दिक्कत समझ में आया। अब देख लेते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में सेम चीज लिखा हुआ है। देखो कहता है ये प्लाज्मोडियम आपके ह्यूमन बॉडी से क्या किए, एंटर किए, किस फॉर्म में, स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में। बेसिकली इन्फेक्शियस स्टेज होता है स्पोरोजोइट्स, ध्यान रखना, स्पोरोजोइट्स इन्फेक्शियस आपका स्टेज होता है। तो प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में एंटर किया स्पोर्स के फॉर्म में थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। किसके थ्रू एंटर करेगा, एक फीमेल मॉस्किटो के थ्रू एंटर करेगा। ध्यान रखना फीमेल मॉस्किटो ही बेसिकली, मेल मॉस्किटो नहीं डिजीज कॉज करते हैं, फीमेल मॉस्किटो ही डिजीज कॉज करती हैं। तो बेसिकली कहता है कि फीमेल इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो क्या करती हैं, बाइट करती हैं, उसी के थ्रू वो क्या कर देती हैं, प्लाज्मोडियम एंटर कर जाता है ह्यूमन बॉडी में। समझे, प्लाज्मोडियम बेसिकली आपका एज अ स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में किस में प्रेजेंट रहता है, फीमेल मॉस्किटो में प्रेजेंट रहता है। जैसे ही फीमेल मॉस्किटो बाइट करेंगी ह्यूमन बीइंग को, वो क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा ह्यूमन बॉडी में। द पैरासाइट बेसिकली इनिशियली वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और लीवर सेल पे अटैक, लीवर सेल में वो मल्टीप्लाई किया और वो बाहर निकल के फिर किस पे अटैक करेगा, आरबीसी पे अटैक करेगा और फिर उसको भी वो रप्चर करके बाहर निकल जाएगा। जैसे ही आरबीसी का रप्चर होगा क्या होंगे, एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होते हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमोजोइन निकलते हैं।
जिसकी वजह से आपको क्या हो सकते हैं, आपको डिजीज कॉज होगा, मतलब कि चिल्स रहेंगे, मतलब आपको बॉडी कांपेगी, सीवर करेगी, ठंडा लगेगा, आपको हाई फीवर रहेगा आपको 3 से 4 दिन तक। व्हेन अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट अ इन्फेक्टेड पर्सन, अब जैसे फिर फीमेल मॉस्किटो ने क्या किया, बाइट किया इन्फेक्टेड पर्सन को, दिस पैरासाइट एंटर द मॉस्किटो बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट, और वो बेसिकली पैरासाइट एंटर कर जाएगा और फिर आपके डेवलपमेंट हो जाएंगे। द पैरासाइट मल्टीप्लाई कर जाएंगे फिर से किसमें, स्पोरोजॉइट्स में, और फिर वो कहाँ स्टोर हो जाते हैं, सैलिवरी ग्लैंड में, फिर वही सैलिवरी ग्लैंड से फिर वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिपीट मोड में चलता जाएगा। व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट द ह्यूमन द स्पोरोजॉइट आर इंट्रोड्यूस, जैसे ही वो मॉस्किटो ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा, स्पोरोजॉइट्स किसमें चला जाएगा, उसके बॉडी में चला जाएगा, मेल या फीमेल के बॉडी में, और वो वहां से फिर से क्या हो जाएगा, अबव वाला जो भी हम लोग ऊपर का पढ़े हैं, ये फिर से प्रोसेस स्टापना रिपीट होते जाएगा। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर 2 होस्ट ह्यूमन एंड मॉस्किटो। ध्यान रखना मलेरियल पैरासाइट के लिए 2 होस्ट की जरूरत है, एक तो हमारी जरूरत पड़ रही है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है जिसमें, और एक किसकी जरूरत पड़ रही है, मॉस्किटो होस्ट की, जिसमें आपके उसके सेक्सुअल स्टेज चल रहे हैं अपने उसके कंप्लीट। तो ध्यान रखना मलेरियल पैरासाइट को अपने लाइफ कंप्लीट करने के लिए कितने होस्ट की जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा लो कि 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है, एक किसकी जरूरत पड़ती है, ह्यूमन होस्ट की, और दूसरा मॉस्किटो होस्ट की जरूरत पड़ती है। अब फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इज द, ध्यान रखना मेल नहीं होता है, लास्ट में लिख भी दिया है कि फीमेल मॉस्किटो जो होती है वही वेक्टर होती है, मतलब वही ट्रांसमिट करती है इस डिजीज को, मेल नहीं करता है। यहाँ तक कोई डाउट पूछो। एनीवन डाउट पूछो। तो ये डायग्राम देन क्लियर, कोई दिक्कत, ध्यान रखना एग्जाम वगैरह में बना देना अगर पूछता है तो। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, फिर रहने दो, देन कल पढ़ लेंगे, ठीक है। कोई डाउट, नेक्स्ट क्लास में ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इम्यूनिटी भी देख लेंगे, यहाँ तक एक क्लास में हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ओके बाय बाय, थैंक यू। पढ़ाई लिखाई अब करो बैठ के, समझे, छठ दिवाली बाद में एंजॉय करना।